हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे, आप सभी के एग्जामों को ध्यान में रखकर ही हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। और आज की क्लास के सभी प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्रंथियाँ किस प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, वाहिनी युक्त, वाहिनी रहित, मिश्रित या पाचन ग्रंथियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते ही चलिएगा और आपको बताना है कि एंडोक्राइन ग्रंथियाँ किस प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। अगर हम यहाँ पर एंडोक्राइन ग्रंथि की बात करें तो ये वाहिनी रहित ग्रंथियाँ होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनियों के बिना सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज या एड्रिनल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, यह एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह एंजाइम व हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। इसमें लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मुख्यतः 3 प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। इसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा भी जा चुका है कि यहाँ पर मधुमेह नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण यहाँ पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लगाते ही चलेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, रक्तचाप नियंत्रित करना, शरीर की ऊर्जा व चयापचय दर को नियंत्रित करना, रक्त जमाव या प्रतिरक्षा बढ़ाना। आपको बताना है कि थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य शरीर की ऊर्जा व चयापचय दर को नियंत्रित करना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या ऑक्सीजन के कारण। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो मानव शरीर में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल रंग देता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ऊर्जा उत्पन्न करना, अपशिष्ट निकालना, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन या केवल तापमान नियंत्रित करना। आपको यहाँ पर रक्त का मुख्य कार्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रक्त का मुख्य कार्य ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। इसके और भी यहाँ पर कार्य होते हैं रक्त के, जैसे पचे हुए भोजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रक्त स्कंदन या रक्त का जमना, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ऊष्मा वितरण, संक्रमण से सुरक्षा, हार्मोन का परिवहन। ये सभी इसके कार्य है। अगर यहाँ पर सी ऑप्शन की जगह कोई और ऑप्शन आपको दे दे तो ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा क्योंकि इसके और भी कार्य होते हैं। तो क्या क्या कार्य होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, 2, 3, 4 या 5। आपको यहाँ पर हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें हृदय की तो यह केंद्रीय पंपिंग अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। मानव का हृदय लाल रंग का, मांसल, खोखला एवं तिकोने आकार का होता है जो पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा होता है जिसे हृदय आवरण यानी कि पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय लंबवत रूप से 2 भागों में बटा होता है। संपूर्ण हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखते चलेगा जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि संपूर्ण हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। दाईं तरफ ऊपर वाला कक्ष दायां आलिंद यानी कि राइट अट्रियम तथा निचला कक्ष दायां नीले जिसे राइट वेंट्रिकल कहा यानी कि कहलाता है। ठीक इसी तरह बाईं तरफ नीचे वाला कक्ष बायां नीले जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल तथा ऊपर वाला कक्ष जिसे बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट अट्रियम कहा जाता है। दोनों आलिंद हृदय में प्रवेश करने वाले रुधिर के लिए रिसीवर होते हैं।
ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप देखते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में संदेशों का आदान प्रदान कौन करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रक्त, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन या स्नायु। आपको बताना है कि मानव शरीर में संदेशों का आदान प्रदान कौन करता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो मानव शरीर में संदेशों का आदान प्रदान तंत्रिका तंत्र करता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी भागों से मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाता है और निर्देशों को वापस लाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क तालु सेरिबेलम, मस्तिष्क तना या थैलेमस। आपको यहाँ पर बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो मस्तिष्क का जो यहाँ पर भाग संतुलन बनाए रखता है वह यहाँ पर मस्तिष्क तालु यानी कि सेरिबेलम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। सेरिबेलम शरीर की गति और संतुलन को नियंत्रित करता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क तालु, मेडुला या थैलेमस। आपको बताना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग की बात करें तो सेरिब्रल यानी कि कॉर्टेक्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। सेरिब्रल, अगर हम यहाँ पर बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स विचार, याददाश्त, भाषा और निर्णय लेने जैसी जटिल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 206, 210, 202 या 201। आपको बताने कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर की हड्डियों की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कुल यहाँ पर 206 हड्डियां होती है जो मिलकर अस्थि तंत्र का निर्माण करती है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है आपको यहाँ पर देंगे ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या रेडियस। आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर फीमर की बात करें, फीमर यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, यानी कि सबसे लंबी हड्डी और मजबूत हड्डी भी फीमर हड्डी होती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 10, 22, 18 या 24। आपको बताना है कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। अगर हम यहाँ पर खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम इन 22 हड्डियों की बात करें तो 22 हड्डियों में 8 मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए और 14 चेहरे की संरचना के लिए होती है। यहाँ से अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है। तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। यानी कि अगर खोपड़ी की बात करें तो 22 हड्डियाँ होती है और 8 मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए, जिसमें से और यहाँ पर 14 चेहरे की संरचना के लिए। ये आप यहाँ पर ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हर एक पॉइंट को आप नोट करते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, मेरुदंड में कितने कशेरुक होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 26, 33, 22 या 24। आपको बताना है कि मेरुदंड में कितने कशेरुक होते हैं। तो मेरुदंड में 26 कशेरुक होते हैं। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वयस्कों में मेरुदंड की 33 कोशिकाएं आपस में जुड़कर 26 अस्थियों के रूप में विकसित होती है। तो ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, अस्थि तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे पाचन में सहायक, शरीर को संचार देना, शरीर को आकार और संरक्षण देना या शरीर का तापमान नियंत्रित करना। आपको बताना है कि अस्थि तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। तो अस्थि तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर को आकार और संरक्षण देना होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अस्थि तंत्र शरीर को आकार देता है, अंगों की सुरक्षा करता है और गति में भी सहायक होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। तो ऑप्शन सी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 10, 11, 12 या 14। आपको बताना है कि पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है। तो पसलियाँ यहाँ पर 12 जोड़ी होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ियों की पसलियाँ होती है, जिसमें से कुछ झूठी पसलियाँ भी होती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है, तो बारीक से बारीक पॉइंटों को भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, हड्डियाँ किससे बनी होती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे केवल प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, आयरन या जिंक। आपको बताना है कि हड्डियाँ किससे बनी होती है। तो हड्डियाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें हड्डियों की, तो हड्डियाँ मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फेट और कोलेजन नामक प्रोटीन से बनी होती है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। जोड़ यानी कि जॉइंट क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे हड्डी का शिरा, दो हड्डियों का संयोग बिंदु, केवल मांसपेशियों की गांठ या नाड़ियों की गांठ। आपको यहाँ पर बताना है कि जोड़ क्या होता है। तो जोड़ दो हड्डियों का संयोग बिंदु होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती है, वहाँ जोड़ बनता है, जिससे गति संभव होती है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, मानव की सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए नाक, त्वचा, आँख या कान। आपसे मानव की सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो मानव की सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय त्वचा होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर त्वचा की बात करें, तो त्वचा स्पर्श ज्ञानेंद्रिय है और यह शरीर की सबसे बड़ी इंद्रिय होती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते चलेगा। अगर आपसे सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, तो वहाँ पर आपका आंसर यकृत हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। दोनों अलग अलग आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय पूछी गई, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। तो अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, आंखों में प्रकाश संवेदनशील परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे लेंस, कॉर्निया, रेटिना या पुतली। आपको बताना है कि आंखों में प्रकाश संवेदनशील परत को क्या कहते हैं। तो आंखों में प्रकाश संवेदनशील परत को रेटिना कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। रेटिना वह परत है जिस पर वस्तु की छवि बनती है और जो प्रकाश को यानी कि पहचानती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। कान का कार्य है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे देखने का, बोलने का, सुनने और संतुलन बनाए रखने का या स्वाद पहचानने का। आपको बताना है कि कान का कार्य है। तो अगर हम बात करें कान के कार्य की, तो सुनने और संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कान न केवल सुनने में बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखने का कार्य आँख का होता है, वहीं यहाँ पर बोलने का कार्य मुंह का होता है। वहीं अगर हम यहाँ पर स्वाद पहचानने की बात करें, तो ये कार्य जीभ का होता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध काम करता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा वायरस, जीवाणु, परजीवी या एलर्जी। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि प्रतिजैविक किसके विरुद्ध काम करता है। तो प्रतिजैविक जीवाणु के विरुद्ध काम करता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। प्रतिजैविक दवाएं मुख्य रूप से जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों के उपचार में प्रयोग होती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। टीबी यानी कि क्षय रोग किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे विषाणु जनित, जीवाणु जनित, फफूंद जनित या परजीवी जनित। आपको यहाँ पर टीबी यानी कि क्षय रोग किस प्रकार का रोग है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टीबी की, तो ये जीवाणु जनित रोग होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें टीबी की, तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से यहाँ पर फैलता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। और इसका टीका भी लगाया जाता है। तो BCG का टीका इस रोग में लगाया जाता है। ये यानी कि रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और।
क्वेश्चन नंबर 23, अत्यधिक प्रतिजैविक दवाओं के प्रयोग से क्या हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, रोग जल्दी ठीक होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवाणु प्रतिरोधक हो जाते हैं, या कोई प्रभाव नहीं होता है। आपको बताने की अत्यधिक प्रतिजैविक दवाओं के प्रयोग से क्या होता है। तो अत्यधिक प्रतिजैविक दवाओं से के प्रयोग से जीवाणु प्रतिरोधक हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अत्यधिक एंटीबायोटिक उपयोग से जीवाणु प्रतिरोधक बन जाते हैं, जिसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखते हुए चलेगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क यानी कि किडनी है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वृक्क यानी कि किडनी शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा, तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पोषण देना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, रक्त का संचार या ऑक्सीजन पहुंचाना। आपको बताना है कि उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उत्सर्जन तंत्र शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एक सामान्य मनुष्य में कितनी किडनियां होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 1, 2, 3 या 4। आपको बताना है कि एक सामान्य मनुष्य में कितनी किडनियां होती है। तो एक सामान्य मनुष्य में 2 किडनियां होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में 2 किडनियां होती है जो रक्त को फिल्टर करती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन। तो हमें यहाँ पर प्रोटीन के साथ में जाने वाले, प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यहाँ पर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का यौगिक है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है और ये अमीनो अम्ल शरीर को उचित एवं आवश्यक पोषण देते हैं। प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है और ये हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का भी काम करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा में भी सहायक होता है। अगर हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडे की जर्दी, फल आदि इसके मुख्य स्रोत होते हैं। वहीं इसकी कमी के कारण ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वार्सियोरकोर नामक रोग हो जाता है और मैरास्मस रोग भी इसी की कमी के कारण होता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। यहाँ पर बात करें कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर हम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा से यहाँ पर 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं चलेगा। एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, विटामिन। अगर हम विटामिन की बात करें तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, स्कूल चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा, जीवन कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाना या केवल व्याख्यान देना। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम प्रसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जीवन कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रसार शिक्षा की तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य आमजन विशेषकर ग्रामीणों को उनके जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व प्रबंधन संबंधी व्यवहारों में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, औपचारिक, अनौपचारिक, तकनीकी या धार्मिक। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। यहाँ पर हमारा
बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यह एक अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें सीखना घर, खेत या समुदाय में होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा होगी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ICDS कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा फ्रेंड, जो हम आपको ये पूरे नाम यानी कि फुल फॉर्म बताते हुए चल रहे हैं, इन्हें आप बड़े ध्यान से देखते चले। एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इन्हें आप नोट करते भी चले। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये इसका पूरा नाम है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ICDS कार्यक्रम की, भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा शामिल होती है। तो ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, राशन बांटना, बैंक खाता खोलना, शिशु व मातृ देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा या घर बनाने में सहायता करना। आपको बताना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रमुख भूमिका क्या है। तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता की प्रमुख भूमिका शिशु व मातृ देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, टीकाकरण, पूरक आहार और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते भी चलिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, NIOS किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थान, मुक्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड या खेल संस्थान। आपको यहाँ पर NIOS किस प्रकार की संस्था है ये आपसे पूछा गया है और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लगाते हुए चलिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो NIOS ये एक मुक्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। एक ओपन स्कूलिंग संस्था है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित छात्रों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करती है। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, मेडिकल कॉलेज चलाना, सेना प्रशिक्षण देना, शैक्षणिक सामग्री और पाठ्यक्रम विकास, बैंक परीक्षा कराना। आपको बताना है कि NCERT का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य शैक्षणिक सामग्री और पाठ्यक्रम विकास करना है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें NCERT की, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है जो स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पुस्तकें और शिक्षण विधियों को तैयार करती है। ये भी आप ध्यान रखते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, 1975, 1985, 1995 या 2001। आपको बताना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। तो महिला एवं बाल विकास की स्थापना यहाँ पर 1985 में हुई थी। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1985 में अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया जिससे महिला और बच्चों की योजनाओं को प्रोत्साहन मिल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायत की भूमिका प्रसार शिक्षा में कैसी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दे, केवल वोट कराना, पुस्तकें बांटना, ग्राम स्तर पर लोगों को जोड़कर योजनाओं को क्रियान्वित करना या पाठ्यक्रम तय करना। आपको यहाँ पर बताना है कि पंचायत की भूमिका प्रसार शिक्षा में कैसे होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हो, ग्राम स्तर पर लोगों को जोड़कर योजनाओं को क्रियान्वित करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पंचायतें स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण में क्रियान्वयन की कड़ी होती है और ग्रामीण प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो ये भी आप ध्यान रखते ही भी चलिएगा क्योंकि यहाँ पर प्रसार शिक्षा में कैसे इसकी भूमिका होती है ये यहाँ से पूछा गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, कांचली, ओढ़नी और घाघरा किस राज्य की पारंपरिक पोशाकें हैं? ऑप्शन यहाँ पर देख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर आपको कांचली, ओढ़नी और घाघरा दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस राज्य की पोशाकें हैं। तो यह यहाँ पर राजस्थान राज्य की पारंपरिक पोशाकें हैं। ये आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्त्रियाँ पारंपरिक यानी कि पारंपरिक रूप में घाघरा, कांचली और ओढ़नी पहनती है। ये रंग बिरंगे और भारी कढ़ाई से युक्त होते हैं।
ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। फुलकारी किस राज्य की परंपरागत कढ़ाई है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम। आपको यहाँ पर फुलकारी पूछी गई है कि किस राज्य की परंपरागत कढ़ाई है। अगर हम यहाँ पर फुलकारी की बात करें तो फुलकारी पंजाब की परंपरागत यहाँ पर कढ़ाई है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। फुलकारी कढ़ाई पंजाब की पारंपरिक इकाई इनके कढ़ाई है, जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन रेशमी धागों से फूलों के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कांच की झिलमिल करती हुई कढ़ाई सीसा कढ़ाई किस राज्य में प्रसिद्ध है? यहाँ पर सीसा कढ़ाई आपसे यहाँ पर पूछी गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु। आपको बताना है कि कांच की झिलमिल करती हुई कढ़ाई सीसा कढ़ाई किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पर गुजरात राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। सीसा यानी कि आईना कढ़ाई गुजरात की एक विशिष्ट पारंपरिक कढ़ाई है, जिसमें छोटे छोटे शीशे को धागों से जड़ित किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांथा कढ़ाई राज्य इनके भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कढ़ाई है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। आपको यहाँ पर कांथा कढ़ाई पूछी गई कि भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कढ़ाई है। अगर हम कांथा कढ़ाई की बात करें तो कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, जिसमें पुराने कपड़ों को पुनः उपयोग में लाकर रचनात्मक डिजाइन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40। चिकनकारी कढ़ाई मुख्यतः किस शहर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद या भोपाल। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम चिकनकारी की बात करें तो चिकनकारी यहाँ पर कढ़ाई ये यहाँ पर लखनऊ शहर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। लखनऊ की चिकनकारी सफ़ेद सूती कपड़े पर महीन और सफ़ेद धागों से की जाती है और यह प्रसिद्ध हस्तकला है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। और चिकनकारी से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41। बांधनी वस्त्र किस तकनीक से बनते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे प्रिंटिंग, सूत रंगाई, बंधेज या मशीन। आपको बताना है कि बांधनी वस्त्र किस तकनीक से बनते हैं। तो बांधनी यहाँ पर वस्त्र बंधेज यानी कि टाई एंड डाई से बनते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बांधनी वस्त्र बंधेज तकनीक से बनते हैं, जिसमें कपड़े को बांधकर डाई में रंगा जाता है, जिससे विशेष आकृतियाँ बनती है। यानी कि बांधकर इसमें डाई का कलर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42। पटोला किस प्रकार की परंपरागत वस्त्र शैली है और यह कहाँ से संबंधित है? आपको यहाँ पर पटोला पूछी गई कि किस प्रकार की परंपरागत वस्त्र शैली है और कहाँ से ये संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए सिल्क साड़ी गुजरात, ऊनी वस्त्र हिमाचल, मलमल पश्चिम बंगाल या खादी बिहार। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम बात करें पटोला की तो यहाँ पर अगर पटोला की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। सिल्क साड़ी गुजरात की परंपरागत वस्त्र शैली है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। पटोला डबल इकत शैली की बहुत ही बारीक रेशम साड़ी होती है, जो गुजरात के पाटन क्षेत्र में बनती है। तो ये गुजरात के अगर हम बात करें तो गुजरात के पाटन शहर में बनती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन सी ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43। मधुबनी चित्रकला के डिजाइन किस राज्य के वस्त्रों में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या उड़ीसा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि मधुबनी चित्रकला के डिजाइन किस राज्य के वस्त्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये देखने को मिलते हैं यहाँ पर बिहार में, यानी कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग भी बहुत फेमस है, जो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की प्रसिद्ध लोक कला मधुबनी अब कपड़ों और साड़ियों पर भी कढ़ाई और प्रिंटिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान रखते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44। जामदानी साड़ी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा बिहार, बंगाल, कश्मीर या राजस्थान। आपको यहाँ पर बताना है कि जामदानी साड़ी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जामदानी साड़ी का निर्माण बंगाल में होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जामदानी बंगाल की प्रसिद्ध हस्त निर्मित साड़ी है, जिसमें महीन सूती धागों से सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की
और क्वेश्चन नंबर 45, शारीरिक विकलांगता का एक सामान्य उदाहरण क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया, पढ़ने में असमर्थता, पक्षाघात, भ्रम की स्थिति या एकाग्रता में की कमी। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर शारीरिक विकलांगता का एक सामान्य उदाहरण क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, ये शारीरिक विकलांगता का एक सामान्य उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। जब व्यक्ति के किसी अंग में शारीरिक कार्य करने की अक्षमता होती है, जैसे पैर का चल न पाना, तो उसे शारीरिक विकलांगता कहते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 46, मानसिक विकलांगता में प्रमुख लक्षण होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, तेज बोलना, बौद्धिक विकास में कमी, शरीर का झुकना या त्वचा का रंग बदलना। आपको यहाँ पर मानसिक विकलांगता में प्रमुख लक्षण होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बौद्धिक विकास में कमी। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मानसिक विकलांगता से अगर हम बात करें मानसिक विकलांगता की, तो मानसिक विकलांगता से ग्रसित बच्चों में सोचने, समझने, बोलने और निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखते हुए चलेगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक विकलांगता किसे कहते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, जब बच्चा समाज में घुल मिल नहीं पाता, जब वह हाथ पैर नहीं चला पाता, जब उसे पढ़ाई में रुचि न हो या जब वह केवल अकेले रहना चाहता है। आपको यहाँ पर बताना है कि सामाजिक विकलांगता किसे कहते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर सामाजिक विकलांगता की बात करें तो जब बच्चा समाज में घुल मिल नहीं पाता, इसे सामाजिक विकलांगता कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। सामाजिक विकलांगता में बच्चा समाज से अलगाव महसूस करता है, संबंध बनाने में कठिनाई होती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं चलेगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, समान विद्यालय में प्रवेश देना, यहाँ पर अलग स्कूल में भेजना, उन्हें शिक्षा न देना या केवल घर पर सिखाना। आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, समान विद्यालय में प्रवेश देना। यहाँ पर हम ए ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें विशेष यहाँ पर आवश्यकता वाले बच्चों की, तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन नीति के अनुसार ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सहानुभूति व सहयोगात्मक, उपेक्षा भरा, हंसी मजाक वाला या कठोर अनुशासनात्मक। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सहानुभूति व सहयोगात्मक यहाँ पर व्यवहार होना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऐसे बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए सहानुभूति व सकारात्मक सहयोग देना आवश्यक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखते ही चलिएगा, तो ऑप्शन ए के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर और फ्रेंड्स ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वस्त्रों का चयन करते समय पहले क्या ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, फैशन, विज्ञापन, उपयोगिता और आराम या यहाँ पर ब्रांड। आपको बताना है कि वस्त्रों का चयन करते समय पहले क्या ध्यान देना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वस्त्रों का चयन करते समय सबसे पहले हमें उपयोगिता और यहाँ पर आराम पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति के शरीर, मौसम और आवश्यकता के अनुसार आरामदायक हो, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं इसी क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।